हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 15। इससे पहले हमने फिजिक्स के 14 पार्ट इस बुक के बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा गया है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो ऐसे में प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु जिसमें प्रत्यस्थता का गुण पाया जाता है उसमें एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे रबर या स्प्रिंग, इसमें क्या होती है? एक प्रकार की प्रत्यस्थ ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है, यानी कि स्ट्रेन की इकाई है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेन क्या होता है? अगर लंबाई के हिसाब से दिया गया तो लंबाई में चेंज और ओरिजिनल लंबाई। तो मान लो इसका मात्रक मीटर है और इसका मात्रक मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कोई इकाई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना भंजन यानी ब्रेकंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं इसे हम? प्लास्टिसिटी, यानी कि हम इसे कहेंगे सुघट्टयन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए, लेकिन भार हटाने के बाद ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी, यानी कि सुघट्टयन। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रतिस्थापन गुणांक कितना है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है 1। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर ई, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, अगर 0 है तो 0 किसके लिए होता है? पूर्णतः अप्रत्यस्थ के लिए। किसके लिए होता है? अप्रत्यस्थ के लिए। आपको इसे ध्यान रखना है। और 0 से लेकर 1 के बीच में होता है किसमें? अप्रत्यस्थ संघट्ट के लिए। अप्रत्यस्थ संघट्ट के लिए। और ई बराबर कितना होगा? 1। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णतः प्रत्यस्थ संघट्ट, जो कि इस क्वेश्चन में दिया भी गया है। तो आप इसे कहेंगे पूर्णतः प्रत्यस्थ। तो आप इसे ध्यान रखें, किसी से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो कैसे सोखता है? केशिका यानी कैपिलरी क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वो क्रिया जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के भी प्रति आकर्षण फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता है या गिरता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी यानी कि केशिकत्व। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक द्रव्य की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, द्रव्य के अंदर के अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो जल के पृष्ठीय त्वरण के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण। तो द्रव की बूंद या गिरती हुई बूंद गोलाकार होने के द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव का गुण उपस्थित होने के कारण होती है। पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो T बराबर F/L। इसका मात्रक आप ध्यान रख सकते हैं। तो F यानी क्या है? बल। और लंबाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर। तो इसकी मात्रक को आप ध्यान रखेंगे, मात्रक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंतरिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? द्रव की सतह की गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श तरल पदार्थ तो क्या होता है? घर्षण रहित असंपीड्य होता है।
ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? तो किस प्रकार अब निर्भर होगा, आपको इसे डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो P बराबर हमारा होगा WH²/2। तो ये किस पे डिपेंड होगा? उसकी गहराई के स्क्वायर के, जो कि इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर में फिर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.001 मीटर की क्यूब पर सेकंड हो? तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, v कितना दिया गया? वेलोसिटी का मान दिया गया 10 मीटर पर सेकंड। और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है प्रवाह, यानी क्यू का मान दिया गया है। तो कितना है? 1 × 10⁻⁴ मीटर की क्यूब पर सेकंड। तो क्यू बराबर कितना होता है? आपको निकालना क्या है? आपको बल निकालना है। तो बल बराबर होगा हमारा ρg/H। जब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं ρg/Q। सबका हम मान रखते हैं। तो घनत्व का मान कितना लेंगे? 1000 और जी कितना लेंगे? 10। प्रवाह कितना दिया गया है? 1 × 10⁻⁴। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावकता यानी बॉयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? आर्किमिडीज को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी पर तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को जाता है। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन इसमें से चूज़ करना है। इसमें गलत कथन कौन सा है? तो डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको गलत ही बताना है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा तो कहाँ होता है? विस्थापित द्रव्य के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? फ्रेंड्स, किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको भी मैंने बताया भी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी पिंड को किसी द्रव्य में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब ये पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इसे? आर्किमिडीज के सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बॉयंसी फोर्स। फ्रेंड्स, किसी तरल में या आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, यानी कि बॉयंसी फोर्स। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि में कार्य के लिए जिम्मेदार है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। तो
क्या आधारित है? आपको ध्यान रखना है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी प्रलोद और भार में प्रयुक्त होते हैं। तो ऊपरी प्रलोद और भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइंड फोर्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। फ्रेंड्स, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को हम उत्प्लावक बल यानी कि उत्क्षेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डूबे हुए पिंड का भार पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो क्या होता है फ्रेंड्स? जल स्तर पूर्ववत रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है, तब भी जल का स्तर पूर्ववत यानी कि पहले की जैसा रहेगा। तो आर्किमिडीज के नियम अनुसार बर्फ़ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना कि उसका आयतन होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु का तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। तो क्या होगा? वस्तु के भार से कम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप यानी कि बॉइंड फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो इस बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल यानी कि बॉयंसी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं है या आधारित है। तो कौन नहीं है? ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा। तो कितना होगा? वस्तु के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंतरिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो ये नियम किसके द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें द्रव में वस्तु के भार की आभासी कमी किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर। और ये किसके बराबर होती है? उत्प्लावन बल के। किसके बराबर होती है? उत्प्लावन बल के। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? घनत्व पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दबाव को से मापा जाता है। तो दबाव को किससे मापा जाता है? किए गए कार्य से। तो इसमें फ्रेंड्स को किससे मापते हैं दबाव को? हम बल एवं क्षेत्रफल से। आपसे प्रेशर पूछा गया है तो पी बराबर कितना होता है? प्रेशर बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? दबाव यानी कि प्रेशर। इसका मात्रक भी आप ध्यान रखें। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और एरिया यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका मात्रक? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मात्रक होता है इसका पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा। तो आप देख सकते हैं दबाव बराबर क्या होता है? पी बराबर एफ अपॉन ए।
तो क्षेत्रफल में और दबाव में कैसा रिलेशन है? उल्टे का। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तब आप क्या कहेंगे? यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव कैसा होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दाब की विमा सूत्र क्या है? तो दाब की विमा सूत्र आप निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। उससे आप किसी भी राशि की विमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसकी विमा निकाल के देख लेते हैं। तो किस तरह विमा निकालना है हमें? तो हम प्रेशर यानी कि दाब का सूत्र लिखेंगे। तो P बराबर कितना होगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा लिखेंगे MLT की पावर -2 और एरिया की कितनी होगी? L स्क्वायर। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तब कितनी आ जाएगी? ML की पावर इनवर्स और T की -2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब को के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दाब को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? तो आपको बताना है, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्षेत्रफल से इसका रिलेशन कैसा होता है? उल्टे का। इसे बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा? दाब कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दाब बराबर कितना होता है द्रव के अंदर? P बराबर ρg/h। यानी हाइट बढ़ेगी तब क्या होगा? यानी गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा? दबाव बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वेक्टर राशि से परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो आपको इनमें से अदिश राशि बताना है। तो अदिश राशि कौन सी है इनमें? दाब। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कैसा हो जाएगा? कम हो जाता है। तो P बराबर कितना होता है? ρg/h। यानी गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगा, गहराई कम होगी तो दाब कम हो जाएगा। तो आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है, इससे आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो किससे? क्षेत्रफल में अगर हम वृद्धि करेंगे तो दबाव में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो P बराबर होता है हमारा F/A। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। और क्षेत्रफल को हम घटाएंगे तब क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरह से दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो कह सकते हैं उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो P बराबर उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे वेग, बल, संवेग, ये कैसी हैं? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है तो कैसा होता है? भार की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक होता है तो किसके अनुपातिक होता है? घनत्व के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किलो घन मीटर पर घन मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जल का घनत्व होता है 1000 kg मीटर की क्यूब। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो मास अपॉन वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, घनत्व को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम और इसका मीटर की क्यूब, तो केजी मीटर की क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो किसके कारण तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, तो कैसा होता है इसका घनत्व, पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। और पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। पानी का अधिकतम घनत्व किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, प्रतिरोध प्रति एकक क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पदार्थ को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रति आयतन के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, घनत्व। तो द्रव्यमान बटे वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर पानी का आयतन घटता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर गर्म करने पर आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी की अपेक्षित घनत्व कितना है, 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ केजी मीटर की क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है, 10.8 10⁻³ केजी मीटर की क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, या माइनस होना चाहिए, मीटर की क्यूब माइनस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। तो किसका होता है, द्रव्यमान बटे आयतन का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो किसका होता है, आपको ध्यान रखना है, लोहे की कील का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो लोहे का कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो क्या होगी, जल में डूब जाएगी। जबकि तीनों विकल्पों में दिए गए पदार्थों के घनत्व जल के घनत्व कम होने के कारण ये तीनों जल में तैरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का घनत्व 10.8 10⁻³ केजी मीटर की माइनस क्यूब और पानी का घनत्व 10⁻³ केजी मीटर की क्यूब माइनस की क्यूब। चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो अपेक्षित घनत्व निकालते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी। तो चांदी का घनत्व लिखना है आपको, कितना दिया गया, 10.8 10⁻³। नीचे किसका लिखना है, पानी का घनत्व कितना दिया, 10⁻³। तो इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10.8 केजी मीटर की क्यूब। सॉरी दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर का मात्रक नीचे के मात्रक से कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आप इसका मात्रक लगा के आएँ, तो आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व के बराबर होता है। तो सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है, पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा और इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो क्या है, पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है। तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है, गैसों में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। तो किस में होती है, ठोस में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं उसे पदार्थ की ठोस अवस्था हम कहते हैं।
तो ठोस में अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में अणुओं की संख्या, फिर उसके बाद गैस में अणुओं की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस अणुगति सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, तो कब होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो कौन सा विकल्प सत्य है? गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। गर्मियों में जल, नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं, तो गैस के अणुओं कैसा होगा? के दीवार पर से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी कह सकते हैं आकार, आयतन और स्वरूप के परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के कारण गुण के आधार पर की जाती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 15 जिसमें हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।